लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे, याद है किसी को कुछ? शायद 2-3 दिन 4 दिन हो गया क्लास में। चलो मैं देख लेता हूँ। लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा था थर्मोकेमिकल इक्वेशन का, और मेरे ख्याल से 2 पॉइंट मैंने लिखाया था। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग आलोक। देखिए बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड सबको दिख रहा है? बाकियों को बोर्ड सबको दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट है अभी। थर्ड पॉइंट जो है कहता क्या है, सपोज कि ये कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है C+O2, ये हमको देगा CO2, ठीक। अब मान लो इसमें हमारा जो एनर्जी है डेल्टा H वो होता है 395.4 किलो जूल, ठीक है, कितने माइनस में। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो 2C तो 2CO2। बेसिक फंडा क्या है कि हमने पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया, डबल कर दिया, ठीक। तो हमारा जो यहाँ पे इंथैल्पी है डेल्टा H कितना हो जाएगा, डेल्टा H मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक। अगर इसी जगह पे मैं यहाँ पे देखो दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कर दिया जाए 1/2 1/2C प्लस 1/2 O2 हो जाएगा, हमको क्या दे देगा, हाफ CO2 इस टाइप से। थोड़ा हेडफोन लगाइए, ठीक है, हेडफोन लगाने के बाद आवाज क्लियर रहेगा, ठीक है। मुझे देखो कहता क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को अगर हम डबल कर दें या रिएक्टेंट्स को आधा कर दें, या फिर रिएक्टेंट्स को हम किसी ऐसे नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो होगा क्या, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से क्या होगा कि जो एंथैल्पी है, जो हीट एनर्जी है, वो भी मल्टीप्लाई होगा या तो वो डिवाइड होगा। तो पॉइंट क्या कहता है, if the coefficients of the substances are multiplied or divided by certain number, then the enthalpy is also gets changed by that number। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा है। किसी भी रिएक्शन में अगर हम चाहे तो रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो मेरा जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी का वैल्यू भी बदलना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट का मतलब ये है।
Then fourth point, next point. फोर्थ पॉइंट कहता है द रिएक्शन इज रिवर्स, द साइन ऑफ डेल्टा एच जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन रिवर्स कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर लें, जैसे H2 प्लस I2, ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा 2HI, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब हम हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बना सकते हैं। जो अपने स्क्रीन पे लिखना बंद कीजिए, ठीक है। तो इस जगह पे क्या है, मान लो यहाँ पे मेरे पास जो डेल्टा एच होगा, सपोज कीजिए डेल्टा एच यहाँ पे क्या आता है, -x किलो जूल, ठीक। अब इसी रिएक्शन को मैं क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, मतलब 2HI इसको ब्रेक अगर करेंगे तो ब्रेक करने से क्या होगा, हमको क्या क्या मिलेगा, H2 मिलेगा प्लस I2 मिलेगा, H2 प्लस I2, H2 और I2 मिलेगा। तो इस जगह पे जो डेल्टा H होगा, वो हो जाएगा प्लस x किलो, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ साइन बदला है, प्लस का सॉरी माइनस का प्लस हुआ है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे इफ द रिएक्शन इज reversed, the sign of delta H gets reversed, but the magnitude remains the same, ठीक है। ये इसका मतलब है। किसको थर्ड पॉइंट दोनों क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है? किनको दोनों पॉइंट्स क्लियर है, किनको एक पॉइंट क्लियर है, किनको क्या डाउट है पूछ लीजिए। मैं पहला पॉइंट दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट भी सॉरी थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिखिए, फिर मैं चौथा पॉइंट दिखाऊंगा। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, तब मैं आगे चलूंगा। फिर थर्ड पॉइंट एक बार और देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, ठीक। अभी देखो हमको हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या तो हीट बाहर निकलना चाहिए रिएक्शन से, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, चाहे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, मतलब सिस्टम में रिएक्शन हीट जाना चाहिए। तो कहता क्या है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में अगर उसके क्वांटिटीज में कुछ फर्क करें, चाहे तो वो रिएक्टेंट हो चाहे तो वो प्रोडक्ट हो, तो क्वांटिटीज में कैसे फर्क कर सकते हैं, या तो उसको डबल कर सकते हैं, या फिर उसको कम किया जा सकता है, हाफ कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जिस भी क्वांटिटी से हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, उसी रेशियो में हमारा डेल्टा एच भी बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया है, कार्बन को 2 गुना कर दिया। पहले हमने क्या लिया था, सी, पहले हमने क्या लिया था, सिर्फ
सिर्फ कार्बन लिया और हमने उसको क्या किया, O2 के साथ ये कराया, रिएक्शन कराया, तो हमको क्या मिला, CO2। और तब हमको जो डेल्टा H मिलता है वो मिलता है 395.4 किलो जूल। ठीक, ये होता है किसमें, तो नेगेटिव में, क्योंकि कार्बन बर्न कर रहा है तो एनर्जी बाहर की ओर आएगा। अब हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को डबल कर दिया। तो अगर रिएक्शन डबल हुआ इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो हमने क्या किया, डबल कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे हीट निकला है वो भी डबल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा एच को हमने लिखा है 2 गुना। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, 395 इंटू 4 इंटू 2, और वो भी कैसा, माइनस साइन। तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू फिक्स रहता है क्या? ठीक है, सबको म्यूट कर दिए। क्लियर है बबीता, अभी क्लियर है? नेगेटिव इसलिए क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर आ रहा है ना, इस वजह से। मैंने इस पहले ही लेक्चर्स में कहा है कि सिस्टम से अगर कुछ भी चीज बाहर आता है वो नेगेटिव होगा, चाहे वो हीट हो चाहे वो कुछ भी हो। मतलब नेगेटिव का मतलब होता है कि लॉस को दिखाना। ठीक है, अब जैसे कोयला जला के हम अपना हाथ सेकते हैं या लकड़ी जला के अपना हाथ सेकते हैं, तो जब तक हीट बाहर नहीं आएगा तो हम अपना हाथ कैसे सेक सकते हैं। वैल्यू फिक्स्ड रहता है। हाँ, जो लैब में प्रैक्टिकल होता है उसके हिसाब से ये लिया जाता है। जैसे लैब में क्या है कि अगर मान लीजिए कोल को जलाया जा रहा था, ऐसा थोड़ी है कि 5 किलो कोयला लेके आ गया उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो कितना करते हैं, तो वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है एटॉमिक मास के बराबर करते हैं, मतलब 1 AMU के बराबर करते हैं। ठीक है, अब 1 AMU कितना होना चाहिए, कौन बताएगा? कार्बन का 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? अरे बताइए। 2 जन का आंसर आया बस, सौरभ और रवि का। अभी आया कोमल का। आप लोग नेट से चेक करके बता रहे हो क्या? जैसे संदीप 12.011, इतना याद किसको रहता है संदीप? जनरली 12। चलो यहाँ तक क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, अभी हम चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, सॉरी फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द साइन ऑफ डेल्टा एच गेट्स रिवर्स्ड बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो पहले हमारा जो डायरेक्शन था रिएक्शन का वो ऐसा था, कार्बन रिपीट से याद था, अच्छा ठीक है, हमारा जो H2+I2 में है वो इस डायरेक्शन में है, और HI में हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब हम इधर से रिएक्टेंट से जा रहे हैं प्रोडक्ट में, और इधर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इधर से इधर की ओर। तो अभी ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और अगर ऐसे देखें तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो कहता क्या है ये पॉइंट कि अगर मेरा रिएक्शन रिवर्स हो जाए, मतलब जो पहले रिएक्टेंट था अब वो प्रोडक्ट में बदल जाए, जो प्रोडक्ट था वो मेरा रिएक्टेंट में बदल जाए, तो
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बतलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो जो मैंने यहाँ पे x लिखा है ये x मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। उसके बाद इसका जो साइन है, देखो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इसको टिक कर रहा हूँ, साइन ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ डेल्टा एच। ठीक, तो डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा सिर्फ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, -x लिखा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये +x हो जाएगा। ठीक, अगर ये +x रहता तो -x हो जाएगा। ठीक है, साइन आपका बदल जाएगा। साइन बदलने का मतलब क्या है, लिखने के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने मन से लिख दे रहे हैं। यहाँ मतलब ये है कि फर्स्ट रिएक्शन, देखो मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, एनर्जी बाहर की ओर आ रहा है, मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, सेकेंड में क्या है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो साइन का बेसिक मतलब ये है। ठीक है, इस जगह पे डेल्टा एच का जो साइन है वो रिवर्स हो जा रहा है, उसका ये मतलब है। क्लियर है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट सबको क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन। अभी हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, तो कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन चाहे कैसा भी रिएक्शन क्यों ना हो, उसमें जो भी हीट इन्वॉल्व होगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और released during a chemical reaction, it is called as heat of reaction। ठीक है, heat of reaction। अब एक चीज ध्यान रखना है, हम हीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमेशा इंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो हर जगह हम यहाँ पे डेल्टा एच ही लिखेंगे, तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा एच, it is also denoted by डेल्टा एच। इसका फॉर्मूला है हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए। देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर, आर यहाँ पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच कैपिटल आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया।
where HR is equals to heat of reaction, then HP is equals to heat of product, HR is equals to heat of reactants, ठीक है। बाकी जगह मैं डेल्टा साइन लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, द हीट्स में बी या द हीट्स कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। द हीट ऑफ रिएक्शन may be exothermic or endothermic depending upon the type of reactions या reaction, ठीक है। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे या तो एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो हर वो रिएक्शन को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। हर वो रिएक्शन को जहां पे हीट निकलता हो, चाहे तो हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के द्वारा, उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अभी हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, चाहे तो एंडोथर्मिक हो सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल C सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैस के फॉर्म में इज इक्वल्स टू CO2। तो यहाँ पे जो डेल्टा H हमको मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -395.4 किलो जूल। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल, कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर, ये भी सॉलिड फॉर्म में, इज इक्वल्स टू कार्बन डाइसल्फाइड, ये लिक्विड के फॉर्म में। इसमें डेल्टा H हमको मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 92.0 किलो जूल, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास कार्बन का रिएक्शन है ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो सल्फर के साथ रिएक्शन है वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सोथर्मिक और यहाँ पे एंडोथर्मिक, ठीक है। क्लियर है पॉइंट सबको? पॉइंट्स क्लियर है सबको, सारे पॉइंट्स हीट ऑफ रिएक्शन के? बाकी लोगों को देखो, सब लोग यस नहीं लिखते हैं, पता नहीं चलता किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है वो हमारा डेफिनेशन के ऊपर है कि डेफिनेशन क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन जहाँ पे एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, दोनों रिएक्शंस में हम एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं, एनर्जी देखते हैं, तो उसे हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। वहां पे हमको हीट देखने को मिलता है। तो पहला जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे हमको जो एनर्जी मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। मतलब कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन को जलाने से कार्बन से इतना एनर्जी निकलता है, ठीक। 1 मोल कार्बन जलाएंगे तो इतना एनर्जी हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक लिखे। उसी जगह पे जब कार्बन और सल्फर दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो चूंकि ये सॉलिड्स है तो इस केस में हमको एनर्जी एब्जॉर्ब होता हुआ दिखेगा,
अब देखो, मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में लैटिस एनर्जी पढ़ाया था। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, तो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां से एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो होगा क्या कि लिक्विड में आने के लिए हमको सॉलिड को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो +92 लिखे हैं, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हमने एनर्जी सप्लाई किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन नेक्स्ट है factors on which heat of reaction depends। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे हीट ऑफ रिएक्शन है, तो मैंने इससे पहले आपको चौथे पॉइंट में बताया था, सॉरी चौथा नहीं, तीसरे पॉइंट में, कि अगर रिएक्टेंट का हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो हमको एनर्जी भी बढ़ा हुआ और घटा हुआ दिखेगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन में भी सेम फंडा है। अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो मुझे क्या दिखेगा, तो जो एनर्जी है चाहे डेल्टा एच, वो मुझे बढ़ता या घटता हुआ दिखेगा। हाँ लोग, इसका फर्स्ट पॉइंट, heat of reaction depends upon the quantity of the reactants। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कितना हम क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जो एनर्जी है, जो इंथैल्पी है, वो बदलता है। Then second, heat of reaction depends upon the physical state of the reactants। ठीक है, रिएक्टेंट्स किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंस है उसके हिसाब से भी हमारा इंथैल्पी बदलता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन H2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा H2O लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा पानी बन रहा है। तो हमको जो यहाँ डेल्टा एच देखने को मिलेगा वो होता है -285.8 किलो जूल। इसी जगह पे अगर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, वापस से ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, और इस जगह पे अगर हमें लिक्विड के जगह पे स्टीम मिलता है, मतलब वेपर मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं गैस लिख रहा हूँ गैस के फॉर्म में। तो इस जगह पे जो डेल्टा एच होगा वो हो जाएगा -248.8 किलो जूल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है सेकेंड पॉइंट का, कि अगर फिजिकल स्टेट्स में कुछ बदलाव होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें भी बदलाव होगा। इसीलिए जब लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मुझे ज्यादा एनर्जी निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस जगह पे एनर्जी ज्यादा बाहर आ रहा है, और सेकेंड वाले रिएक्शन में एनर्जी कम बाहर आ रहा है। क्लियर है सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। क्लियर है सबको फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट।
ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, मतलब अलग अलग एलोट्रॉप्स के लिए जो हमको हीट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है वो अलग अलग होता है। ठीक, हो सकता है कि वो बहुत कम डिफरेंस में हो सकता है वो ज्यादा डिफरेंस में हो, लेकिन फर्क तो होगा ही। ठीक, तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, इट चेंजेस according to different forms of allotropes। एक सेकंड, allotropes। ठीक, एग्जाम्पल कार्बन। ठीक है, डायमंड, अगर डायमंड है, अगर उसमें हमको एनर्जी देखने को मिलता है तो ये हमको दिखता है एक CO2 निकलेगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H हमको देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा -395.4 किलो जूल। इसी जगह पे अगर हम कार्बन को यूज करते हैं ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको एनर्जी देखने को मिलेगा वो इससे अलग होगा। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा फर्क हो, लेकिन फर्क रहेगा। ठीक है, अभी फर्क क्यों रहेगा ऐसा, तो जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड टूटना और बनने का प्रोसेस है, जो बॉन्ड का अटैचमेंट है, उसमें फर्क होता है। इसी वजह से हमको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको मिलेगा 393.5 किलो जूल। ठीक है, तो डायमंड में हमको कितना मिल रहा है 395.4 और ग्रेफाइट में कितना मिल रहा है 393.5। ठीक, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसका डिफरेंट एलोट्रॉप्स आपको मिल रहा है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगा। इसी जगह पे अगर हम फास्फोरस ले लें तो फास्फोरस के 4 एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो चारों एलोट्रॉप्स हमको अलग 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 हीट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा यहाँ पे एलोट्रॉप्स का ये होता है। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें हम इस तरीके से सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एक सेकेंड,